गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग साहित्य प्रकरण के बारे में जानकारी लिए थे, आज हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे अपठित पद्यांश के बारे में। सर्वप्रथम ये बता देना चाहते हैं पद्यांश और गद्यांश में क्या अंतर होता है। पद्यांश गद्यांश का मतलब यह होता है गद्य कांश, अर्थात जैसे कहानी, कोई भी निबंध, कोई भी निबंध हो गया, कहानी हो गई, इन सब का कोई एक खंड दे दिया जाता है, उसी को गद्य खंड कहते हैं या गद्यांश कहते हैं। गद्यांश दो शब्दों से बना है, गद्य और अंश। गद्य का हिस्सा ही गद्यांश होता है। अब हम आपको बताएंगे पद्यांश। पद्य अंश, पद्य का अंश यानी कविता का अंश जो है वही आपका पद्यांश है। तो अपठित गद्यांश को आप लोगों ने समझ लिया था उस दिन। आज हम आपको अपठित पद्यांश के बारे में बताएंगे, कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको उत्तर इसका दिया जाता है, कैसे इसके भाव को ग्रहण किया जाता है। तो ये अपठित है ही, परंतु हम इसको पठित रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है इसका भाव, कवि महोदय क्या कहना चाहते हैं। सुत कितने पैदा किए जो तृण भी नहीं थे, और वे भी जो पहाड़ों से बड़े थे, किंतु तेरे मान का जब वक्त आया, पर्वतों के साथ तिनके भी लड़े थे। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे और भी क्या दूँ, और भी दूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग एक कविता जो रहती है, एक कविता का जो खंड रहता है पद्यांश, उसको एक बार दो बार पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि कवि या पोएट क्या कहना चाहता है। तो इसमें किसके लिए यह कविता है, सर्वप्रथम हम लोग यह समझेंगे। सुत कितने पैदा किए जो तृण भी नहीं थे, और वे भी जो पहाड़ों से बड़े थे। सुत कितने पैदा किए यानी पुत्र कितने आपने पैदा किए, कौन पैदा किया। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे और भी क्या दूँ। देश की धरती क्या होती है, किसको कहते हैं देश की धरती? मातृभूमि के लिए यह जो कविता लिखी गई है मातृभूमि को समर्पित है, अपने देश को समर्पित है। सुत कितने पैदा किए जो तृण भी नहीं थे, यानी हे धरती माँ, हे मेरी मातृभूमि, तुमने कितने वैसे पुत्र पैदा किए जो तृण भी नहीं थे। तृण का मतलब होता है तिनका, यानी बहुत छोटे भी नहीं थे, परंतु और वे जो भी पहाड़ों से बड़े थे। आपने ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो बहुत छोटे थे, तिनके के समान थे, परंतु आपने पहाड़ों को भी जन्म दिया है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी आपने जन्म दिया है। किंतु मेरे मान का वक्त जब आया, किंतु हमारे मान का यानी मेरे सम्मान की रक्षा का जब वक्त आया, जब समय आया, तो पर्वतों के साथ तिनके भी लड़े थे। तो बड़े बड़े पहाड़ों के साथ, पर्वतों के साथ, यानी बड़े बड़े लोगों के साथ, वीर के साथ, योद्धाओं के साथ कौन कौन लड़ा था? छोटे छोटे तिनके भी लड़े थे। ये सुमन लो, सुमन का मतलब पुष्प, पुष्प का मतलब फूल। ये सुमन लो, यह चमन लो, ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, यानी हे धरती माँ, यह पुष्प लो, यह चमन, यह जो संसार है, यह नीड़ का तृण तृण समर्पित, यानी एक एक तिनका आपको समर्पित है। मैं हे धरती माँ चाहता हूँ तुझको और भी क्या दूँ। मैं
मैं चाहता हूँ जो कुछ है सब तुम्हारे समर्पित है, देश की धरती के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। मैं तुझको और भी दूँ, अगर हमारे पास कुछ और भी हो तो मैं उसको भी आपके सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, मातृभूमि की रक्षा में मैं उसको भी समर्पित करता हूँ। कवि की क्या आकांक्षा है? तो यहाँ सर्वप्रथम हम लोग इस कविता को पढ़े, कविता का जो खंड पद्यांश दिया गया है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में यह समझेंगे। कविता के भाव को हम लोगों ने समझ लिया, अब इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले आप इसके भाव को समझें, फिर इसके प्रश्नों को पढ़ें। कवि की क्या आकांक्षा है? तो कवि की आकांक्षा देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए है, मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए है। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमको देश के लिए हर समय समर्पण की भावना से लगा रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तृण से क्या आशय है? तृण से आशय है तिनका। कवि किसके मान की बात कर रहा है? मातृभूमि की रक्षा की बात कर रहा है, देश की रक्षा की बात कर रहा है। किसकी मान की? मातृभूमि की रक्षा की मान की बात कर रहा है। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? समर्पित शब्द में समर्पण शब्द है, समर्पण में ऋ हट जाता है, इसमें समर्पित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। समर्पित, जैसे अर्पण में अर्पित, वैसे समर्पण में समर्पित। ये आपके 5 प्रश्न थे और ये आपका एक छोटा सा पद्यखंड था जिसको हमने आपको बताया। इसी तरीके से हम एकाध कविताओं को और देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हम लोगों ने एक पद्यांश को पीछे देखा था। अब उसी श्रृंखला में हम एक पद्यांश को और देखते हैं। कोमल बालक मरे यहाँ पर, गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना, थोड़ी लाख लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां यहाँ अध खिली इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु को ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं, गोली खाकर, पुष्प शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा, देना तुम कुछ आकर। तो आप ये कविता जो आपके सामने दिखाई पड़ रही स्क्रीन पर, इसको देखें। इस कविता के बारे में क्या बताया गया है, पहले हम लोग इसके भाव को समझेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर। कोमल बालक यानी युवा बालक, यानी युवा लड़का, छोटे बच्चे यहाँ पर कैसे मरे हैं? गोली को खा खा करके। कलियाँ उनके सामने, उनके लिए गिराना, थोड़ी सी ला ला कर, उनके लिए पुष्प की जो कली होती है उसको ले आकर के उनके लिए गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, यानी जिस हृदय में बहुत सी आशाएं भरी हुई हैं वह क्या हुए हैं? छिन्न हुए हैं। यानी बहुत जिसकी आशा थी वह क्या हो गए, उनकी भावनाएं क्या हो गई हैं? छिन्न हो गई हैं। सारी भावनाएं सब मिट्टी में मिल गई हैं। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं और अपने प्रिय परिवार, अपने ही प्रिय परिवार देश से क्या हो गए? अलग हो गए, अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने देश को छोड़ दिए। कुछ कलियां यहाँ अध खिली इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। कह रहे हैं कुछ कलियां यहाँ पर इसलिए चढ़ा देना, अध खिली, जो कली अध खिली हो, जो कली अध खिली हो, यहाँ पर इसलिए चढ़ा देना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। उनकी याद करके अश्रु की ओस बहाना, यानी प्रकृति से भी कह रहे हैं कि ओस, अश्रु, यानी जो है आप प्रकृति से कह रहे हैं कि अश्रु रूपी तुम ओस बहाना,
और तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खा खा कर। तड़प तड़प कर यानी जो वृद्ध लोग मरे हैं उनके लिए कह रहे हैं, जो यहाँ पर गोली खाकर मर गए हैं। शुष्क पुष्प कुछ तुम वहाँ, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम आकर। शुष्क पुष्प यानी जो पुष्प खिल करके मुरझा गए हैं, तुम ले आकर के कुछ वहाँ पर गिरा देना। तो देखें यहाँ पर क्या बताया गया है, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, तो यहाँ हमको बताना है इस पोयम के आधार पर, कविता के आधार पर। जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को क्या किया था, गोली मार दिया गया था। वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर बहुत सारे बालक और वृद्धों को मार दिया गया था। किनके लिए कलियाँ गिराना कहा गया है और क्यों? कोमल बालकों के लिए कलियाँ गिराना कहा गया है, क्योंकि वह बालक हैं, इसलिए उनके लिए कली की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। शुष्क पुष्प किसके लिए गिराने के लिए कहा गया है? शुष्क पुष्प वृद्धों के लिए कहा गया है, जो वृद्ध मर गए हैं उनके लिए कहा गया है शुष्क पुष्प गिराने के लिए, कि जा कर के वहाँ पर कुछ शुष्क यानी जो फूल खिलकर मुरझा गए हैं उनको गिरा देना। अभी पिछले में प्रत्यय पूछा था, इसमें उपयुक्त शीर्षक पूछा है, तो उपसर्ग पूछा है। तो अधखिली में कौन सा उपसर्ग है, हमने क्लास में पहले भी बताया है। उपसर्ग का मतलब यह होता है, उप का मतलब होता है पहले, और सर्ग का मतलब होता है शब्द के, यानी जो शब्द के पहले है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो अधखिली शब्द के पहले क्या लगा हुआ है इसको देखेंगे। तो अधखिली शब्द के पहले कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आप देखें। शब्द है अधखिली। अधखिली का मतलब जो आधी खिली हुई कली हो या आधा खिला हुआ पुष्प हो। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर अध उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे अधखिली, अधमरा, ये है आपका अधखिली। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, हो सकता है यहाँ पर, तो काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं को शहीदों को श्रद्धांजलि। क्या लिख सकते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि। यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक आप लिख सकते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप अपठित गद्यांश को पढ़े, अपठित पद्यांश को पढ़े, ठीक इसी तरीके से आप लोग जितने आपको हमने पढ़ाए अभी, एक ये है, इन दिनों को आप क्या करेंगे, सुनेंगे और सॉल्व करेंगे। जो बुक में और भी एक्सरसाइज दी गई है उसको आप लोग पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करेंगे। इससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा, अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग परीक्षा में ताकि उसको सॉल्व कर सकें। अगले दिन हम आपको ग्रामर के अगले पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में हम आपको बताएंगे। ये कविता स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, आप लोग इसको देख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।